और मीटिंग की स्टार्ट करने की परमिशन चाहता हूँ और आज की मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ। आज के कार्यक्रम शिक्षा पर संवाद उप मुख्यमंत्री जी के साथ की शुरुआत में मैं श्याम पचौरी, अध्यक्ष सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन यूपी भारत, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का अपने संगठन की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस आपदा की घड़ी में और सरकार की इतनी जिम्मेदारी के बावजूद भी आज हमारे बीच में आकर हमको ही नहीं वरन हमारे साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रबंधकों को भी गौरवान्वित किया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं कि वह भी एक शिक्षक रहे हैं और वह एक शिक्षक व विद्यालय का दर्द बखूबी जानते हैं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को किस तरह से संवारता है कि वह समाज में अपने नाम के साथ साथ अपने माता पिता का नाम व शिक्षकों का नाम भी रोशन करता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। एक शिक्षक का पढ़ाया हुआ व्यक्ति देश के भिन्न भिन्न पदों पर आसीन होता है तो शिक्षक को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की मुझे एक गुरु दक्षिणा मिल गई। उत्तर प्रदेश देश का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। इस महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और प्रदेश के हर नागरिक को बचाने का प्रयास किया है, जिनका हमारा प्रदेश जिससे हमारा प्रदेश पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आज हमारे बीच पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जुड़े विद्यालयों के प्रबंधकों के मन में जो विचार व शंकाएं हैं उनका निवारण बहुत ही सरल शब्दों में उनको मिल जाएगा। आइए हम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं बस 2 लाइनें और सर के उसमें कहना चाहूंगा। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और स्वागत की कड़ी में मैं डॉक्टर राम मोहन, चेयरमैन सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर राम मोहन जी। राममोहन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। सभी को सादर नमन। सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन मैनेजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश भारत के विद्यालय प्रबंधकों के इस संवाद में मैं डॉक्टर राममोहन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम हेतु अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर शर्मा जी के बारे में बताने में कुछ भी बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, किंतु फिर भी मैं सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स की तरफ से आपके स्वागत में कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं। श्रीमान जी, माननीय, आपकी जनसेवा एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता सर्वविदित है। आपके पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जीवन पर्यंत समाज सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। आप स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का शुभारंभ कर निरंतर प्रदेश एवं राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में आप सदैव शिक्षा के पुरोधा रहे
एवं महामारी काल में भी आप सदैव विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए जनहित में मजबूती से खड़े रहें। आपके संतुलित निर्णय निश्चय ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को समुचित रूप से नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं एवं विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थी सभी के लिए समान रूप से लाभकारी रहे हैं। मान्यवर, जब आप विद्यार्थी परिषद में थे, मैं भी उस समय मेरठ में विद्यार्थी प्रकल्प प्रमुख में आपका एक सहयोगी रहा हूं। हम सभी विद्यालय इस समय अत्यंत विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसी दशा में हम सभी आशा करते हैं कि पूर्व की भांति आप सदैव, आपके प्रतिनिधित्व में आपकी सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी, किंतु जिससे हम विद्यालय सुगमता पूर्वक छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु तैयार करने में संलग्न रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। मैं सीबीएसई स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश भारत के अध्यक्ष श्री श्याम पचौरी जी एवं जितने भी सभी प्रबंधक जुड़े हैं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। और हम सब यही चाहते हैं कि पिछले वर्ष महामारी के कठिन समय में आपने शिक्षण व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु पूरी मजबूती के साथ हमारा साथ दिया है, वैसे ही आप इस वर्ष भी हमारा साथ देंगे। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपने हृदय की भावनाएं आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। सहयोग आपका सदा मिला, सब कार्य सुगम होते आए। सहयोग आपका सदा मिला, सब कार्य सुगम होते आए। आपके उचित मार्गदर्शन से ही हम अपना कर्तव्य निभा पाए। है विश्वास पूर्ण उम्मीद हमें, हम निरंतर साथ ही पाएंगे। आपके कुशल प्रतिनिधित्व में शिक्षक शैक्षिक उन्नति करते जाएंगे। धन्यवाद सर, पुनः अभिनंदन, पुनः आपका स्वागत, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारा साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं श्री अनूप खरे जी को, जो कि संगठन के सचिव हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह आए और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत करते हुए उनको अपनी एसोसिएशन के मंच पर आमंत्रित करें कि वह हमारे संगठन के सदस्यों को अपने सुभाषित वचनों से गौरवान्वित करें। अनूप खरे जी। आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में आप हमारे यहाँ पधारे, आपका हम अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। भौतिक रूप से हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, इस बात का जरूर हमको कष्ट है कि हम आपको भौतिक रूप से आपका अभिनंदन स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज इस विषम परिस्थिति में हमने 2 दिन पहले जब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें लोगों ने मुझे आग्रह किया कि आप डॉक्टर साहब से बात करिए, तो डॉक्टर साहब से मैंने उसी रात में मैसेज किया। और डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी कृपा है कि रात में 9:30 बजे मैंने मैसेज किया और डॉक्टर साहब ने सवेरे 4 बजे मुझे कॉल किया। मैं तो चौंक गया कि सवेरे 4 बजे जब मैं सो ही रहा था कि डॉक्टर साहब की कॉल क्यों आई। डॉक्टर साहब ने कहा अनूप जी बताइए, तो मैंने डॉक्टर साहब को पूरी प्रॉब्लम उस समय बताई कि हम लोग आपसे वार्ता करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी सहमति दी और आज हमारे कार्यक्रम में हैं। पिछले वर्ष डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ डॉक्टर साहब का व्यक्तिगत भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आभारी हैं। पिछले बार जो आदेश हमारे लिए निकले, चाहे सरकारी कर्मचारियों के फीस को लेकर रहा हो, चाहे किराना और मेडिकल के स्टोर के दुकानदारों को एक अनुराधा शुक्ला जी का आदेश रहा हो कि वो लोग जो लोग संपन्न हैं या सक्षम हैं वो लोग फीस दे सकें। इसके लिए हम डॉक्टर साहब के आभारी हैं कि जो विभिन्न प्रकार के आदेश पिछले साल निकले। डॉक्टर साहब, एक चीज़ क्षमा मांगते हुए हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे भाग्यशाली लोग हैं कि लोग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीबीए और एमबीए की लाखों रुपए फीस जमा करने जाते हैं, लेकिन कभी किसी से नहीं करते, किसी मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगाते कि हमारा बेटा बीबीए कर रहा है, उसकी 2 लाख रुपए फीस ऑनलाइन लेके मांग रहे हैं। हम जब 10,000, 15,000, 20,000 सालाना फीस की जब मांग करते हैं तो मीडिया ट्रायल से लेके और मुख्यमंत्री तक का ट्रायल करने का लोग प्रयास करते हैं। इसलिए हम अपने को तो बड़ा महसूस करते हैं कि हम उस इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज से बड़े पद पर हैं कि हमारे विरोध में या हमको फीस न देनी पड़े, इसको लेकर लोग जो है इतना हमारा ट्रायल कराते हैं। हम आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब जिस प्रकार से पिछले वर्ष हम लोग के साथ संघर्षों के साथ रहे, ऐसे ही हम लोग के साथ पुनः रहेंगे। एक बार पुनः डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, क्योंकि हमको व्यक्तिगत रूप से आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, 1993 से मैं आपका
शिष्य हूँ, आपका सेवक हूँ। विद्यार्थी परिषद में जब से था मैं तो आपका जब भी जहाँ जरूरत पड़ी आप व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ खड़े हैं। आज संगठन के कार्यक्रम में आप बुलाने पर आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारे मैनेजर्स की जो आने वाला थर्ड स्ट्रेन है उसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, आने वाले ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या कर सकते हैं। और इस बार की जो हमारी मूल समस्या है कि पिछले वर्ष वो समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, इस बार की जो मूल समस्या है कि मार्च से लेकर आज तक हमारे विद्यालय अभिभावक के नाम पर 0% है कि हम लोग के यहाँ कोई फीस का आगमन हुआ है। हम लोग शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन उसके बावजूद परसेंटेज के हिसाब से देने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बिंदुओं पर हम जो आगे आने वाला थर्ड स्ट्रेन है, कोविड है, सबके बारे में आपका आशीर्वाद और आपका निर्देश चाहते हैं। इस कार्यक्रम के ऊपर आपके बोलने के बाद डॉक्टर साहब एक निवेदन और है कि एक दो हमारे वक्ता कुछ आपसे पूछना चाहेंगे, तो आपको उसमें भी आपसे हम निवेदन करेंगे कि उन हमारे जो वक्ता हैं आदरणीय पुष्प अग्रवाल जी कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। एक मिनट की आप लोग बात करेंगे मुरलीधर जी। तो डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं, डॉक्टर साहब का एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब हम सबको आशीर्वचन दें। आदरणीय श्याम पचौरी जी, आदरणीय अनूप खरे जी, डॉक्टर राम मोहन जी, पुष्पा अग्रवाल जी, अजय श्रीवास्तव जी, श्री पीएन त्रिपाठी जी, डॉक्टर आनंद जी और प्रबंधक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के समस्त सदस्यगण, पदाधिकारी बंधुओं, मुझे बहुत दिन के बाद मेरे बड़े आत्मीय संबंध अनूप जी से रहे हैं। इनको अभी मैंने वर्चुअल मीटिंग में बहुत दिन बाद देखा है। मैं जानता तो इनको तब से हूं जब तक इनके सर में पूरे बाल थे। आज कम बालों को देखकर इनकी वरिष्ठता का आकलन हुआ कि कितने दिन बाद मैंने इनको देखा है। मैं काफी दिन की बीमारी के बाद जो है कुछ सक्रियता एक दो आजकल से ही शुरू किया है मैंने, और सबसे पहले आपके बीच में आने का काम हमने किया है। मेरा एक स्वभाव, एक नियम रहा है कि कोई भी मुझे कुछ करता है तो उसको मैं जवाब दे सकूं, उसको बता सकूं। अनु जी जो कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे, बात सही, सुबह 4 बजे जागे होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि लेट नाइट फोन करते हैं। मैंने जीवन में प्रक्रिया बनाया कि 9:30-10 बजे मैं बिल्कुल उसको साइलेंट कर देता हूँ, और फोन जितने भी आते हैं मिस्ड कॉल में जो 10 बजे के बाद, तो उनको मैं सुबह 4 बजे जब उठता हूँ तो पहला काम उठते ही मैं करता हूँ कि 4 बजे उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका क्या आदेश मेरे लिए है, क्योंकि आपने रात में मुझे जगाया है। आपने, इसका मतलब कि आप देर रात काम करने के अभ्यस्त हैं, तो आप के जीवन में भी एक नियमितता आ सके, ये भी मेरा एक कर्तव्य है कि आप सबको मैं कहूँ कि जीवन में एक उठने का, सोने का, खाने का, रहने का एक दिनचर्या जरूर तय होना चाहिए। इसलिए मुझे क्षमा करेंगे, मैंने सुबह 4 बजे आपको फ़ोन किया, लेकिन आपको ही नहीं, मैं सबको करता हूँ। जो भी रात को 10 बजे के बाद मुझे फ़ोन मिलाता है, तो कभी कभी तो मैं, क्योंकि 3:45 बजे उठता हूँ, तो 3:45 बजे भी मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ। तो जिससे जो जिज्ञासा उसकी है वो शांत हो जाएगी, उसको लगे कि मैं उसकी बात को जानता हूँ, उसकी बात को मैं समझना चाहता हूँ। कई दिनों के बाद बोलने का अभ्यास छूटा हुआ है और थकान भी जल्दी आती है, लेकिन मैं कुछ बातों को जरूर कहूंगा आपसे कि ये मेरी नीयत कभी भी नहीं रही है कि मैं प्रतिद्वंदी बन के काम करूं, और मैं कभी नहीं चाहता कि जो शिक्षक है, जो विद्यार्थी या अभिभावक है और जो प्रबंधक है, वो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी ना बन के एक दूसरे के विकल्प बन के काम करें। ये मेरा हमेशा से प्रयत्न होता है, उनके बीच की टकराहट कम हो। इसीलिए हमने जो उत्तर प्रदेश का शुल्क नियमन अधिनियम है उसको मैंने बनाया है। फीस कैसे रखेंगे उसका, फीस स्ट्रक्चर का तरीका हमने तय किया। और आप सब जानते हो कि कुछ लोग जो हैं, मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि जो हमारे निजी क्षेत्र में वित्त विहीन विद्यालय हैं, वो मैं समझता हूं कि 87-88% वित्त विहीन जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनसे पठन पाठन होता है। सरकारी विद्यालय भी हमारे सीमित हैं। यानी जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में अध्ययन अध्यापन का जो
भार है वो निजी विद्यालयों पर ज्यादा है। तो हमारे सरकार का कभी ऐसा नहीं होता कि उनसे कोई हम कंट्रोवर्सी करें, और ये मानना है कि 99% अच्छे काम करते हैं हमारे विद्यालय। लेकिन आपने भी पढ़ा होगा, कुछ बड़े जिले हैं, वहाँ के कुछ बड़े विद्यालय खुल जाते हैं, एयर कंडीशन विद्यालय बड़े बड़े खुल जाते हैं, और उसके बाद करते क्या है, मनमानी फीस तय करते हैं, और फीस के बीच में फीस बड़ी भी फीस ले लिया, उसके बाद में भी वो करते क्या है कि वो उन विद्यार्थियों को नए नए शुल्क लाना शुरू करते हैं। साल में 3 बार तिमाही किया तो 3 बार परीक्षा शुल्क लेंगे। पता चला कि कोई भी गतिविधियां हैं, कल्चरल गतिविधियां विभिन्न प्रकार की नई नई निकाल देंगे, और एक एक को कई कई बार में देना पड़ रहा है। जो चीजें सुविधा नहीं होंगी उसकी भी वो फीस लगाने लगते हैं। तो ये एक विकृति आती है, हालांकि कंपोजिट फीस के नाम पे वो विकृति है, और उस पर मैं जल्दी विचार करूंगा, क्योंकि 99% हमारे विद्यालय बहुत अच्छा काम करते हैं। वो इस प्रकार के शोषण की प्रवृत्ति में नहीं आते, लेकिन जब एक का विरोध शुरू होता है, उनके कारण सारे विद्यालयों का विरोध शुरू हो जाता है। और आपने हमेशा गौर किया होगा कि गाजियाबाद और नोएडा से विरोध शुरू होता है, और होते होते लखनऊ, कानपुर पहुंच जाता है, वाराणसी पहुंच जाता है। तो और उसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो जो छोटे विद्यालय हैं, या जो विद्यालय अपने अध्यापकों को फीस देके बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं, वो उन विद्यालयों को जो अभिभावक हैं उनसे एक प्रतिद्वंद्विता का भाव जागृत होने लगता है, और शुल्क में जो एक नियंत्रण का भाव है वो भी कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगता है। और एक विद्यालय कर रहा होता तो दूसरा विद्यालय ना करे तो भी आज के प्रतिस्पर्धा के युग में उसके लिए दिक्कत होती है। इसलिए वो जो शुल्क नियमन अधिनियम है उसको उन्होंने बनाया था। फिर भी कुछ विद्यालयों के बारे में शिकायत मिलती है कि वो उसका उल्लंघन करने लगे। हालांकि ये प्रकरण को कुछ विद्यालय, जो बड़े विद्यालय थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उसको सारे प्रदेशों को रद्द कर दिया, केवल उत्तर प्रदेश को उन्होंने अप्रूव किया, और उसमें मतलब जो है वो सकारात्मक टिप्पणी करी। उत्तर प्रदेश के नियम के उसको कैंसिल नहीं किया। इसका मतलब था कि हमने सबको प्राथमिकता देख के उस शुल्क नियमन अधिनियम को हमने बनाया। कोरोना का संक्रमण एक ऐसा संकट काल आया जिसमें एक समस्या खड़ी हुई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में थे, उनकी नौकरियां चली गई। बहुत से ऐसी जगह थी जहां तनख्वाहें नहीं मिली लोगों को, उनके बच्चे पढ़ रहे थे। अब उनके बच्चे पढ़ने समय देखिए, आप कहेंगे कि आपने मैनेजर की और प्रबंधक की या विद्यालय की चिंता नहीं की, ऐसा नहीं है, मुझे उनकी भी चिंता है। लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसकी चिंता करना भी हमारा नैतिक धर्म है। तो कई जगह ऐसे थे जो फीस का भुगतान नहीं कर सकते थे। उस समय एक स्थिति ऐसी भी आई जो प्रथम लहर थी उस दौरान। अब वो भुगतान नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? ऐसे समय 6-6 महीना का शुल्क एडवांस में कैसे दिया जाए, कैसे उनको विभिन्न प्रकार के जो फीसें नहीं है, अब परीक्षा नहीं हो रही है ऑफलाइन तो परीक्षा शुल्क कैसे देंगे, स्पोर्ट नहीं हो रहा है तो स्पोर्ट गतिविधियों का शुल्क क्यों लिया जाएगा, एनुअल फंक्शन नहीं हो रहा तो एनुअल फंक्शन का शुल्क क्यों लिया जाए। इसी तरीके से विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग नहीं हो रहा तो उसका पैसा क्यों लिया जाए, कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा तो कंप्यूटर शाला का शुल्क क्यों लिया जाए। बस बंद है तो बस को अगर ये है तो बस को का शुल्क क्यों लिया जाए। ये एक प्रश्न सहज भाव में उठते रहे हैं, और ये प्रश्न भाव अभिभावक संघों के माध्यम से भी आए, और समाज के अन्य वर्गों ने भी, और खासतौर से समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसकी काफी चर्चा करी। इस दौरान प्रबंधक तंत्र का भी एक विषय आया कि अगर हमको कोई फीस नहीं देगा तो हम अपने कर्मचारियों को भुगतान कैसे करें। और कई लोगों की ऐसी शिकायतें भी मिली कि अपने जो शिक्षक हैं कर्मचारियों को वो कम करके वेतन देने लगे। इन प्रवृत्तियों की शिकायतें पहुंची। अब इन दोनों विसंगतियों के बीच में सरकार का दायित्व क्या बनता है, उसके लिए हमने कुछ निर्णय किए थे जो आज भी लागू हैं, पिछले साल किए थे। अगर आपसे कोई पूछता, जैसे शुल्क को एकदम से माफ कर देने की बात आ रही थी, हम लोगों ने माफ करने की प्रक्रिया
के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया था कि हम एकदम से शुल्क माफ कर देंगे। ऐसा बातें माननीय न्यायालयों में भी लंबित रही हैं, उन पे हुआ, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है कि 3 महीने का शुल्क और 6 महीने का शुल्क उस समय हम संक्रमण समय नहीं दे सकता, उससे कैसे ले। अगर कोई देने को तैयार है तो हमें नहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं दे सकता है तो उसका एक सामान्य सा एप्लीकेशन ले और एप्लीकेशन लेने के बाद मंथली उसको मासिक आधार पर शुल्क देने की सुविधा प्रदान करें। और अगर कोई परिवार कोरोना संक्रमित है या कोई परिवार के साथ साथ कोई विद्यार्थी कोरोना संक्रमित है और फीस को नहीं दे सकता, तो कोरोना पीड़ित परिवार के लिए हमने ये आग्रह जरूर किया कि ऐसे परिवारों को जो शुल्क नहीं दे सकते तत्काल, उनका जो मासिक शुल्क है वो एक प्रत्यावेदन लेने के बाद में भविष्य में उसको किस्तों में एडजस्ट कर दिया जाए। माने 1 महीने को नहीं दे पाता है और 200 रुपये फीस है, तो उस 200 रुपये के फीस को जो है 9 महीने में 10 महीने में मानो 20-20 रुपये करके उसको एडजस्ट करके ज़्यादा ले लेके उसको उसमें एडजस्ट कर ले। इस प्रकार की जो हमने निर्णय किए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत पीड़ादायक रहा होगा किसी भी अभिभावक के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए, कि कोई बहुत आपत्तिजनक रहा हो, ऐसा नहीं है। कोई मनसा ही नहीं थी सरकार की। और साथ में इस बात का भी ख्याल रखा गया कि जो ऑनलाइन टीचिंग है वो पढ़ाया जाए, जो कोरोना संक्रमित परिवार या विद्यार्थी है या शिक्षक है तो उनको बाध्य ना किया जाए। साथ में ये भी किया गया कि आपने देखा होगा कि पिछली बार भी आप लोगों की तरफ से ये जो विद्यालय एसोसिएशन है उनकी तरफ से मांग आई थी कि बहुत से सरकारी में जो ड्यूटी करते हैं, सरकारी ऑफिसर्स भी हैं या बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी पाते हैं, अच्छा बिजनेस भी है, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो भुगतान नहीं करते शुल्क का। तो उनके संदर्भ में पिछले बार ही ये बात आई थी कि ऐसे लोग जो इनकम टैक्स देते हैं या सरकारी सर्विस में या निजी क्षेत्र की अच्छी सर्विस में हैं और या अच्छा व्यवसाय है, इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं या उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो उनको शुल्क देना चाहिए। इस बात की चर्चाएं हुई थी और इस बारे में नियम भी बने थे जो आज भी जारी है। सरकार की मंशा कहीं ये नहीं है कि बिल्कुल भी जब आय नहीं होगी तो शिक्षक को वेतन कहाँ से देंगे, कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देंगे। ये बात एक सहज भाव में जो प्रबंधक एसोसिएशन कहता है बार बार, तो सरकार के संज्ञान में है, लेकिन इनके साथ में विद्यार्थियों को कष्ट ना हो, अंधाधुंध शुल्क न लगाए। इसीलिए वर्ष 2019-20 का जो शुल्क का जो संचलन था, शुल्क को जो फी स्ट्रक्चर था, वही 2020 में भी लागू हुआ और वही 2021-22 में भी रहेगा, ऐसा हमने अपने शासनादेश में आग्रह किया है। तो आप सबसे मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि हम सब लोग मिलके, ये कोरोना संक्रमण बहुत दिन का नहीं है, हमने 9 से जो 12 तक के थे उनको भी, और जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय थे उनमें भी ऑनलाइन टीचिंग को हमने अप्रूव किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी जो 6 से 9 तक के थे उनकी ऑनलाइन टीचिंग का या उससे पहले कक्षाओं का 1 से 8 तक के बच्चों का ऑनलाइन टीचिंग की अनुमति प्रदान करी है। तो इससे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग सभी जगह पर सुचारू रूप से होगी। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी को बुलाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। कोरोना कर्फ्यू 24 तक अभी लगा है, अगर आगे नहीं बढ़ता है तो विद्यालयों में सामान्य प्रक्रियाओं को हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और इनके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप कौन से कदम उठाएंगे, समय समय पर आपको हम सूचित करते रहेंगे। हम सबका यही है कि उत्तर प्रदेश में पठन पाठन की प्रक्रिया एक सुचारू रूप से और एक नियंत्रित भाव से चले, विद्यार्थियों का पठन पाठन पे नुकसान ना हो, अभिभावकों पर अधिक शुल्क का भार ना पड़े और अभिभावकों के साथ साथ जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक को भी इतना जरूर उनके पास में शुल्क की प्राप्ति हो सके जिससे वो वेतन का भुगतान
करने के बाद में अपने नित्य प्रतिदिन के खर्चों को भी वहन करने की क्षमता उनमें आ सके। ये सारी चीजों का संज्ञान सरकार को है। और मैं यही कहूँगा कि आपने अच्छा करके चर्चा किया। आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा के बारे में भी निर्णय लेना है कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के बारे में हम क्या करें। हालांकि CBSE बोर्ड ने तो हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया है और इंटरमीडिएट की परीक्षा को करने के लिए निर्णय उनको लेना है। और मैं समझता हूँ कि कल माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय श्री रमेश पोखरियाल जी, जो शिक्षा मंत्री भारत सरकार के, पूर्व जो मानव संसाधन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, और पूर्व मानव संसाधन मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, इन सब के साथ में जो शिक्षा मंत्रियों की चर्चा होनी है कल 11:30 बजे वर्चुअल मीटिंग में। तो मैं समझता हूँ इन सारे चीज़ों पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्णय के लिए हमारे सामने आएंगी। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ इस बात को कि हमारी मंशा बिल्कुल है कि हम जो मैनेजमेंट्स है उनकी भी कठिनाइयों को जाने, अभिभावकों का शोषण न हो शुल्क के मामले में उसकी चिंता कर सके, विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई मिले, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। और इसके लिए हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश देते रहते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हम लोग चाहे दिल्ली बोर्ड के हों, विभिन्न बोर्डों के, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के बोर्ड के लोग हों, हम सबको उत्तर प्रदेश को शिक्षा के स्तर को नई शिक्षा नीति के अनुसार ढालते हुए हमें उसको शीर्ष स्थान पर पहुंचाना है और इसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना होगा। आज आपसे मैंने बात करी क्योंकि आपने वार्ता का कोई एजेंडा नहीं बताया था और वार्ता में आपने जो बिंदुवार कोई विषय थे उनको भी नहीं बताए थे। तो जो मेरे समझ में आया वो यही आया कि आप इन्हीं विषयों के लेके आपके मन में शंकाएं होंगी जिनका मैंने उल्लेख किया और उन्हीं से आप मुझसे हमेशा की तरह प्रश्न करोगे कि जो शुल्क नहीं आएगा तो हम भुगतान कैसे करेंगे। आपने भुगतान का तो कह दिया, ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ अब स्कूल खोलने का भी मुझे आप परमिशन दीजिए। इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में आएंगी तो उनके संदर्भ में मैंने खुल के सारी चीज़ें बताया है कि हम 24 तारीख के बाद सरकार का जो भी निर्णय होगा आपके सामने आएगा। कोरोना कर्फ्यू को हम जैसे जैसे शिथिल करेंगे वैसे वैसे शैक्षिक गतिविधियों को स्टेप बाय स्टेप हम सामान्य की ओर ले जाएंगे और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ना किसी अध्यापक के साथ में, ना किसी विद्यार्थी के साथ में, कि पठन पाठन की प्रक्रिया के साथ वो कोरोना के संक्रमण से प्रभावित ना हो, इसकी पूरी चिंता हमें रहेगी। इसलिए हम बड़े सोच समझ के धीरे धीरे कदम हमने उठाया है। आप सब ने मुझसे बात करी, मुझे अच्छा लगा। आदरणीय पचौरी जी ने, उसके बाद डॉक्टर राम मोहन जी ने और अनूप खरे जी ने भी विषय को बड़े संयत भाव से रखा है। और संयत भाव में इसलिए कहूँगा कि उनको संकोच हो रहा होगा कि पहली बार वो मुझसे शामिल हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बात का जो विरोधाभास है वो मुझे कोई आहत कर सके। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, न मैं अपनी बात से आपको आहत करना चाहता हूँ, ना आपकी बात से मैं आहत होऊंगा। हम सब लोग अच्छी तरीके से काम करें। बस जो हमारा प्रथम दृष्टिया हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को अच्छी और सस्ती शिक्षा देना, उस तरफ हम आगे बढ़े और नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को हम नए सत्र से और अच्छी तरह उठा सकें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में हम जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर निर्णय करने की स्थिति में पहुंचेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीजें हमको बताई और हमारे मन में जो भी शंकाएं थी वो काफी हद तक हमारे मैनेजर्स की दूर हो गई और धीरे धीरे हम लोग इस पटरी की ओर चलते जाएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे कि हमारे बीच में हमारे उपाध्यक्ष श्री पुष्प रंजन अग्रवाल जी हैं, वो 1-2 क्वेश्चन इनके हैं, उनका और अगर आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिल जाएगा तो हम काफी अच्छे गौरवान्वित होंगे। तो मैं पुष्प रंजन अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ तो सर से संक्षेप में 2-1 क्वेश्चन, सर ने सारी बातों को क्लियर कर दिया है, उसमें कुछ जो रह गया हो वो और सर से एक बार पूछ लें
तो मैं पुष्प रंजन अग्रवाल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोग के कार्यक्रम में आए। और सर वास्तव में जो सरकार इस समय सरकार ने जो निर्णय लिया है स्कूलों को सुरक्षित करने के लिए, वह स्वागत योग्य है। किंतु सर कई चीजें हैं सर, जो सरकार के आदेश आते हैं उनको मीडिया द्वारा कई बार तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, कई बार इस तरह से पब्लिसाइज कर दिया जाता है कि जैसे कि लगता है कि सरकार ने कुछ और आदेश दिया है और मीडिया में कुछ और आदेश, मीडिया में उसको कुछ और तरह से प्रचारित किया जा रहा है। सरकार ने सर वर्तमान में कक्षाओं को शुरू करने का जो आदेश दिया सर, वो वास्तव में सर स्वागत योग्य है और ये दूरदृष्टितापूर्ण निर्णय भी है। किंतु सर जो विद्यालयों में अभी भी अभिभावकों के द्वारा फीस नहीं जमा की जा रही है, मीडिया में जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, उसकी वजह से शिक्षकों का वेतन इत्यादि देने में आर्थिक संकट विद्यालयों को उत्पन्न हो गया है। हम लोग की सर ये आपसे अनुरोध था, हमारी समस्याएं थी, इसका सर हम लोग को अगर सॉल्यूशन मिल जाता कि सर वर्तमान समय में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो मेडिकल दुकानदार हैं, किराना वाले हैं या अन्य सभी जिनके कारोबार पर लॉकडाउन का या कोरोना का असर नहीं पड़ा है, अगर वह अभिभावक भी सरकारी आदेशों की आड़ में विद्यालयों की फीस जो नहीं जमा कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया की न्यूज का सहारा लेके एक सरकार की तरफ से सर एक ऐसा आदेश, क्लियर आदेश आ जाए कि जो अभिभावक। पुष्पराज जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ पुष्प अग्रवाल जी। सर आप जो हमारा पिछले वर्ष 2020 का आदेश निकला है अप्रैल माह में, जी हाँ सर, वो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड होगा या आपके किसी मैनेजर्स के पास में भी होगा या जिला विद्यालय निरीक्षक से ले लीजिएगा। आपने जो बात कही इसके बारे में हमारा शासनादेश पहले से जारी है, आप उसके आधार पर उसका अनुपालन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक सर हम लोग हमारे प्रबंधकों का सर एक प्रश्न और था, इनफैक्ट सर बहुत बड़ी समस्या है सर, सरकार की मंशा के विपरीत प्रदेश में सर अभी भी बहुत सारे जिलों में जो सर ये आरटी के बच्चे हम लोग के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका सर पिछले वर्ष का भुगतान भी अभी तक विद्यालयों को नहीं मिला है। तो सर निवेदन ये था कि यदि सरकार वर्तमान में उक्त आरटीई के एडमिशन की प्रतिपूर्ति जो पिछले साल 2020-21 के थे सर, अगर प्रतिपूर्ति हो जाती तो इस आपदा की घड़ी में विद्यालयों को कर्मचारियों के वेतन देने में थोड़ी मदद हो जाती। आप अपने एसोसिएशन की तरफ से एक प्रत्यावेदन मुझे भिजवाइए, मैं समाज कल्याण विभाग देता होगा शायद इसको। जी सर। कौन विभाग देता है? इसको सर चेक कर लेते हैं सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मुझे लगता है कि प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग करता होगा जी। तो मैं उस विभाग मैं उनसे बोलूंगा, हमको एक प्रत्यावेदन दीजिएगा, मैं उसको भिजवाऊंगा। बिल्कुल सर, हम आपके पास सर तुरंत पे इसका एक प्रत्यावेदन देते हैं सर। सर आपकी अनुमति हो तो एक दो सर छोटे से प्रश्न और है, मैं आपसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए जी। सर हमारे विद्यालय जो हैं, सभी विद्यालय सर पिछले एक वर्ष से सर लगातार बंद चल रहे हैं, 14-15 महीने हो गए सर, और हम लोग के विद्यालयों में सर बिजली का इस्तेमाल नहीं के बराबर हो रहा है, पूरा स्कूल बंद पड़ा हुआ है। परंतु सर जैसा कि अभी आपने सर बताया कि विद्यालयों को प्रयोगशाला मद में, चूंकि प्रयोगशाला का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कंप्यूटर लैब्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वाहनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जिन सुविधाओं का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनका शुल्क विद्यालय को नहीं लेना चाहिए। उसी तरह सर विद्यालयों में बिजली का इस्तेमाल नहीं के बराबर सर हो रहा है, लोगों का 50 किलोवाट 60 किलोवाट का कनेक्शन है, लेकिन सर जो कंजम्पशन है यूनिट का वो शायद महीने में 20 यूनिट 30 यूनिट 40 यूनिट है, लेकिन सर फिक्स्ड एवं अन्य चार्जेस के मद के चलते बिल अभी भी सामान्य दिनों की तरह, लगभग सामान्य दिनों की तरह आ रहे हैं। तो अगर सर इस पे भी कुछ छूट मिल जाती तो विद्यालयों का आर्थिक संकट थोड़ा कम होता और ये विद्यालयों के लिए संजीवनी की तरह काम करती। नहीं, मुझको लगता है कि जो फिक्स्ड चार्जेस होंगे केवल वही जा रहे होंगे आपके, जो फिक्स चार्जेस के अलावा कोई जो आप जब यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका शुल्क तो नहीं दे रहे होंगे। बिल्कुल सर, उसका शुल्क नहीं जा रहा है, लेकिन सर वो कंपैरेटिवली फिक्स चार्जेस भी सर पर किलोवाट बेसिस पे अगर 1000 रुपए भी लग जाता है तो दैट कम्स जो मिनिमम चार्जेस सर, फिक्स चार्जेस के अलावा मिनिमम चार्जेस सर, मिनिमम चार्जेस। 20 दिन से ही विद्यालय बंद हुआ है। नहीं सर, क्लासेस तो हम लोग की पिछले साल भर पूरी बंद थी, 9, 10, 11, 12 विद्यालय तो उन्होंने खोल दिए थे बीच में, और मार्च में तो खुला ही रहा आपका विद्यालय, फरवरी में खुला रहा, जनवरी में खुला रहा जी। तो पिछले जैसे खुल गया था तो अब अभी जो सर फुल कैपेसिटी पे विद्यालय नहीं चल रहे थे, अभी अप्रैल में हमको लगता है बंद हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है,
हम इस बात को आपने जो कही उस बात को भी मैं डिस्कस करूंगा संबंधित जो मंत्री हैं, मैं माननीय मंत्री जी से, जो विद्युत ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे मैं बात करूंगा इस बारे में। मिनिमम सर फिक्स चार्जेस ठीक है सर, लेकिन जो मिनिमम चार्जेस लगते हैं कि अगर हम कोई भी कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं तो भी एक मिनिमम पर किलोवाट हमें विद्युत विभाग को देना होता है। अगर सर स्कूलों को उससे छूट मिल जाए इस आपदा की घड़ी में तो वास्तव में सर एक संजीवनी की तरह ये काम करेंगे सर। मैं आपके सुझाव को पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं कोई वायदा नहीं कर सकता इस बारे में। नहीं सर, बिल्कुल सर, आपने सर इस पे संज्ञान में लिया सर, और बिल्कुल कुछ ना कुछ हम लोग के पक्ष में ही होगा। और एक सर छोटा सा और निवेदन था, सर सरकार ने आदेश दिया है कि हम लोगों को ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेनी है विद्यालयों को। ठीक है सर, विद्यालय इस पे सहर्ष एग्री है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर विद्यालयों में सर बहुत सारी जो बसेस दिखती तो है सर, वो ज्यादातर बसेस सर बैंक लोन पे ली जाती हैं, जिनकी सर किस्तें और अन्य स्थायी खर्चे यथास्थिति बने हुए हैं। चुनावों के मद्देनजर सर विद्यालयों का सर अभी वर्तमान में बसों का अधिग्रहण किया गया और विद्यालयों द्वारा सहर्ष अपनी बसों को सर उपलब्ध भी कराया गया। सर चूंकि बस लगभग 1 वर्ष से प्रांगण में खड़ी थी, इसलिए उनका इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट इत्यादि भी जो एक्सपायर हो गया था, उनका नवीनीकरण करवाया गया और इस उम्मीद में कराया गया कि अब तो विद्यालय खुल जाएंगे। ठीक है, लगभग 60 से 70 हजार, 80 हजार रुपए तक प्रति बस ये खर्च स्कूलों पे पड़ा। परंतु सर कोरोना की दूसरी लहर के चलते विद्यालय बंद हो गए और अब संभावना भी सर नहीं दिख रही है, क्योंकि सर तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। तो अब सर भौतिक रूप से विद्यालय खुलने में थोड़ा समय लग सकता है। तो सर अनुरोध है आपसे कि जब तक सर विद्यालय भौतिक रूप से नियमित न चलने लगे और बसों का इस्तेमाल न होने लगे, तब तक सर वर्तमान में नवीनीकरण किए गए फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस उसी समय से सर प्रभावी हो, ऐसा आदेश अगर सरकार दे दी तो विद्यालयों को बहुत राहत होगी। नहीं, इसका उत्तर मैं फिर से वही कहूंगा कि भी तो महीना भर हुआ है सामान्य प्रक्रियाओं से पुरानी प्रक्रिया में आने का। तो जो आपका इस प्रकार के टैक्स है वो तो वार्षिक होते होंगे। जी हाँ सर। वार्षिक के आधार पर उनका शुल्क एक ही बार मिल जाता होगा, तो आप दे चुके होंगे। अब उनको वापस करने की कोई प्रक्रिया सरकार में होती नहीं, लेकिन मनाइए भगवान से। और हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं कि कल जैसे बहुत केसेस अभी हम लोग लाखों में पहुंच गए थे, तो देखा जाए 2,04,000 के आसपास कुछ दिनों में मई के परसों तक का जो एक्टिव केस थे वो कम हुए हैं और 7,000 के आसपास एक्टिव केस कुल प्रदेश में रह गए हैं। और मैं लगता हूं कि हम लोग सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 2.5 के आसपास पहुंच गया है जी। तो हमने 2,99,000 टेस्ट कराए हैं, तब 2.5% के आसपास हमारा पॉजिटिविटी रेट आया है। यानी हम लोग सामान्य की तरफ तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। तो हम लोग सकारात्मक दृष्टि से देखें और आशंकाओं के आधार पर तो जो आकस्मिक विपत्तियां होती हैं उनमें तो हम सब लोग असहज हो जाते हैं। उनके बारे में पहले से कोई हम घोषणा करना या पहले से ही हम क्या कर डालेंगे, नहीं, आपने संज्ञान में डाला है, हम उसकी सोच जरूर रखेंगे। लेकिन मुझको लगता है कि हम लोग सामान्य प्रक्रिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अगले महीने से हम कुछ अच्छे स्थिति में होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर एक्चुअली पिछले साल लगभग 9 से 10 महीने तक सर विद्यालयों में से ट्रांसपोर्ट नहीं चला और इस वर्ष भी सर अब जुलाई अगस्त तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। हमारा सर ये कहना था कि हम कोई भी शुल्क की वापसी नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं सर कि जो चीजें हैं, जैसे सर फिटनेस है, इंश्योरेंस है, गाड़ियां चूंकि स्कूल प्रांगण में सुरक्षित खड़ी हैं, रोड पे नहीं चल रही हैं, तो इनका सर जो फिटनेस या जो भी शुल्क हम लोगों ने जमा किया है, अगर विद्यालय जुलाई से खुलता है तो जुलाई से प्रभावी माना जाए, तो हम लोग को सर इस 3 महीने की जो छूट मिल जाएगी या 3 महीने का जो एक्सटेंशन मिल जाएगा, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग होगा विद्यालयों का। ये निवेदन था सर हम लोग का। ये एक नीतिगत निर्णय है और मैं इसलिए चाहूंगा कि आप जो परिवहन मंत्री माननीय अशोक कटारिया जी हैं, उनको एक प्रत्यावेदन अनूप खरे जी से और पचौरी जी से बोली कि दें और मैं उनसे वार्ता करूंगा इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न हमारे अनूप खरे सर जी का था, तो मैं अनूप खरे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन आप स्वयं से पूछें, सर से आग्रह करें। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही अनूप जी।
पुष्प जी उनका क्वेश्चन कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही? अनूप सर आवाज आप म्यूट अपने को अनम्यूट कर लें। पुष्प जी आप ही पूछ लीजिए, पुष्प जी उसको भी सर अनूप सर की रिक्वेस्ट ये थी कि सरकार के द्वारा सर संयुक्त रूप से सर जो भी आदेश जारी किया जाता है वो सर संयुक्त रूप से स्व-वित्त पोषित और सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कूलों के लिए सर एक साथ जारी किया जाता है। जैसे सर अभी वर्तमान में कक्षाएं शुरू करने के लिए उस सर आदेश में क्या था कि सरकारी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी लेकिन प्राइवेट स्कूल अपना जो स्व-वित्त पोषित स्कूल है क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो सर अनूप सर का ये रिक्वेस्ट थी, हम सभी की इनफैक्ट सर रिक्वेस्ट थी कि सरकार जो भी आदेश अगर जारी करे उसमें सर वो स्व-वित्त पोषित स्कूलों के लिए और सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों के लिए अलग अलग आदेश अगर जारी करे तो ज्यादा क्लैरिटी इससे हम लोगों के बीच में आएगी। सर इससे क्या फायदा होगा? सर मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये फायदा होगा कि अब जैसे हमारा जब स्कूल क्लोज होता है या ऑनलाइन भी क्लोज हुआ या ऑफलाइन क्लोज हुआ तो हमारे यहाँ जो एक फीस का स्ट्रक्चर है सब लोग ये मान के चलते हैं कि अभी जून तक बंद है, यानी अब हम जुलाई से शुरू करेंगे, जो गार्जियन समझता है। तो हमारा एक तरह से पूरी रेवेन्यू पे क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। और अगर ये आदेश होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए जो सरकारी स्कूल है, मान लीजिए उनका हम समर वेकेशन कर रहे हैं और प्राइवेट निजी स्कूल सीबीएसई नहीं कर रही है, तो हम सीबीएसई के स्कूल के लोग अगर समर वेकेशन नहीं करें तो मेरा ऑफिस या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ये लोग, इनका स्कूल खुला हुआ है, क्योंकि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से बाउंड होते हैं। अगर सीबीएसई ने पूरे देश में खोला है और हम बंद कर दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो मजबूरी में हम लोगों को भी क्लोज कर देना पड़ता है और इसका रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ता है स्कूलों पर। इसलिए आपसे ये निवेदन हमने जो व्यक्तिगत रूप से सभी मैनेजरों के, देखिए हम लोग जो सरकार है वो तेजी के साथ बढ़ रही है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है इसमें 56 लाख विद्यार्थी होता है और जो पूरे देश में 10-12 लाख सीबीएसई बोर्ड में होता है और केवल उत्तर प्रदेश में 60 लाख विद्यार्थियों से माध्यमिक शिक्षा परिषद चलाते हैं। हमारा जो प्रयोजन है वो ये है कि इन विद्यालयों में एक रूपता का भाव आवे, चाहे वो टीचिंग के संदर्भ में हो और चाहे जो सत्र के प्रारंभ और सत्र का समाप्ति के बारे में हो, कोर्स शेड्यूल के बारे में हो, उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन बने। इस तरफ हम तेजी के साथ में नई शिक्षा नीति की तरफ पे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अलग अलग अगर हम करने लगेंगे तो विकृतियां पैदा होंगी। फिर भी आपने कहा है, मैं उन चीज़ों पर देखूंगा जहां पर एक साथ अगर कोई आदेश किया जाता है तो उससे प्रभावित हो सकते हैं सीबीएसई या आईएससी। इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इस चीज़ को मैं जरूर वाच करूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर एक छोटा सा प्रश्न, एक हमारे अब मैं बीमार रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा सर। बस 1 मिनट का सर बस 1 मिनट का समय आपका चाहेंगे आपसे सर, अगर आप अनुमति दें तो सर। इतने प्यार से आप बोल रहे हैं, पुष्प नाम भी है सर, फूल ऐसे शब्द हैं आपके सर। तो 1 मिनट करके आपने पूरा 35 मिनट ले लिया है सर। बस 1 मिनट सर। हमारे सर मित्र हैं, स्कूल प्रबंधक हैं सर रजनीश सिंह जी, जेएस पब्लिक स्कूल चंदौली से। चूंकि सर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो उनका एक बहुत सर कुछ जेन्युइन प्रश्न है, तो सर आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। रजनीश सिंह जी प्लीज। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को रजनीश जी। हाँ कर लिया। पहले तो सर सादर प्रणाम उप मुख्यमंत्री जी। और मैं चंदौली जिले में एक रूरल स्कूल चलाता हूँ, सीबीएसई एफिलिएटेड। यहाँ रूरल स्कूल में सर जो फीस की प्रॉब्लम है वो तो है ही, जबकि कोरोना काल में सबसे कम अगर कोई आर्थिक रूप से दिक्कत में आया तो वो हमारे किसान थे, क्योंकि पिछली 3 फसलें बहुत अच्छी गई और माननीय योगी जी की सरकार से में जितनी समर्थन मूल्य पे बिका है अनाज, वो कभी पहले इसके पहले बिका नहीं था। लेकिन सबसे अधिक दिक्कत क्या हो रही है कि किसानी क्षेत्र में 1 रुपया भी फीस हम लोग को नहीं आ रही है। पिछले साल भी नहीं आई, चाहे 3 महीना 4 महीना हम लोगों ने खोला भी, उसके बाद भी शायद 12% हमारी रिकवरी रेट रही और इस साल तो 0 है अभी तक। जबकि ये एक ऐसा तबका है जहाँ पे कि पिछले 3 फसलों में न बाढ़ आई न सूखा। मुझको लगता है कि पुष्पराज जी प्रश्न पहले पुष्प अग्रवाल जी कर चुके हैं, जिसको प्रश्न आप कर रहे हैं। आपका प्रश्न यही होगा कि जो लोग दे सकते हैं वो भी फीस नहीं दे रहे हैं। तो मैंने इसका जवाब इनको ये दिया था कि इसका शासनादेश हमने पिछली बार निकाला है
आप उस शासनादेश को पढ़ के उसके अनुसार आप आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें, हमारे शासनादेश को पढ़ें, जो पिछला वाला भी है, जो इस बार अभी हमने 2 दिन पहले हम लोग सर अपने विवेकानुसार दोनों शासनादेश में आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा सर, आप हमारी सर एसोसिएशन में हमारे निवेदन पे आए। मैं अध्यक्ष जी श्याम पचौरी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे प्रबंधकों को सर ने बहुत अच्छे से समझाया और हर चीज, हर पॉइंट का जवाब सबको मिल गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। और अब मैं अपने एसोसिएशन के प्रवक्ता श्री मुरलीधर यादव जी को बुलाना चाहता हूं, वो आके ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम पर करें क्लोजिंग रिमार्क में। सबसे पहले हम लोग, मैं इस मंच पर सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन के बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और मैं हम लोग सभी बहुत प्रफुल्लित हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां पर आप खुद बीमार थे और इस जंग को से लड़कर और जीत कर आए हैं, और उसके बाद भी आपको देखकर, आपके चेहरे को देखकर जो ऊर्जावान्वित हम लोग हो रहे हैं और आपसे जो प्रेरणा मिल रही है, वो हम लोगों के लिए विटामिन सी, डी सबका काम करेगी। और सर, जैसा कि कई चैनलों में भी हम लोगों को बुलाया गया और बार बार सरकार पर, मीडिया का काम है आक्षेप लगाना, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपका शिक्षक होना हम लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहा है। अगर आप शायद नहीं होते तो सबसे पहले पूरे भारत में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन शिक्षा या ऑफलाइन, जो भी इस कोरोना संकट में जब जब समय आया, आपने तुरंत से इस पर ध्यान दिया। इससे ये पता चलता है कि आप बच्चों के भविष्य को लेकर, शिक्षा के भविष्य को लेकर कितना चिंतित हैं। हम लोग अपने को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं कि हम लोग इस प्रदेश में हैं जहां पर सबसे पहले, आज भी मैं अपने साथियों को ये बताना चाहूंगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर स्कूल अभी भी नहीं खुले, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जहां पर बिल्कुल ही लॉकडाउन और बिल्कुल ही स्कूलों को नहीं खोला गया, वहां पर आपने हम लोगों के स्कूलों को खोलने का काम किया। सर, हम लोग निश्चित तौर पर हमारे स्कूल 95% स्कूल बजट स्कूल के रूप में कार्य करते हैं, जो कि जिले स्तर को छोड़ दिया जाए तो तहसीलों में और तहसील मुख्यालयों से भी दूर हटकर किसी ग्रामीण अंचल में शिक्षा देने का कार्य करते हैं। हम लोग अपने को आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं। हम लोग थोड़ा सा आपका संज्ञान अपने अपने स्कूलों पर विशेष रूप से चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब प्रदेश सरकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनको आपके तरफ से सहायता प्राप्त है, और संक्षेप कर दीजिए। जी सर, आपके तरफ से कहिए, क्या कहना चाहते हो वो बात कीजिए। आपके तरफ से सहायता प्राप्त है, उनसे हम लोगों को थोड़ा अलग कर और उनको, उनकी तरफ से थोड़ा सा हम लोगों पर ज्यादा ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। मैं पुनः अपने संगठन के सभी साथी, शिव मूर्ति मिश्रा जी, पराग बोस जी, सेंगर साहब, अनूप खरे साहब, अर्चना जी, रश्मि जी, मणि ठाकुर जी, नदीम आदमी साहब हमारे सीनियर मेंबर हैं, और डॉक्टर राम मोहन जी की तरफ से आपका पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आपसे आग्रह और निवेदन के साथ विदा लेते हैं कि पुनः हम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जब भी हम लोगों की तरफ से आपसे आह्वान किया जाएगा, आप जरूर हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बस लास्ट में सर, हम बस इस कार्यक्रम का एंड है और इसमें वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम आरसी सेंगर साहब को बुलाना चाहेंगे, वो आके इस प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स करें। आरसी सेंगर जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सेल्फ अनम्यूट करो, अनम्यूट कर लीजिए सेंगर साहब। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आज की उपस्थिति के लिए एसोसिएशन की तरफ से
हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय, उनकी स्वास्थ्य की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अभी कोविड से पॉजिटिव हुए हैं, और अपना समय दिया, हम लोगों की बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सर आपसे हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी समस्याओं को समय समय पर सुनते रहेंगे और उचित मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारी एसोसिएशन सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन है, जो पूरी यूपी के मैनेजर्स इससे जुड़े हुए हैं। सभी प्रबंधक आज उपस्थित हैं, सभी गदगद हैं कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, और हम लोग सभी आपके आभारी हैं। हमारी समस्याओं का समाधान कुछ उचित माध्यम से निकाल के, कुछ ऐसी सकारात्मक सोच रख के सरकार हमारे लिए कुछ सोचेगी, इसी आशाओं के साथ आप सभी को, सभी प्रबंधकों को, सभी आए हुए पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरी अंत में आपसे अनुरोध है कि आप सभी सरकार द्वारा निर्धारित कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए अपने समाज को इस महामारी से सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शंकर साहब, आपने बहुत ही अच्छा वोट ऑफ थैंक्स दिया हमारे, और मैं आज बोलूंगा कि आज हमारे सारे प्रबंधकों का एक गवर्नमेंट की तरफ से जो आश्वासन मिलना चाहिए उसमें काफी हद तक हमको सफलता मिली, और काफी हद तक उन्होंने हमारी बातों को सुना और उसका सही जवाब दिया। जो जवाब नहीं था उसको उन्होंने सर्कुलर के माध्यम से या शासनादेश के माध्यम से हम लोगों को बता दिया कि आप उस शासनादेश को पढ़ लें, उस शासनादेश को साफ साफ लिखा होगा। बाकी जो है मेरा यही कहना है, सरकार हमारे साथ ही है, लेकिन हम लोग खुद भी अपने आप में ही स्वतंत्र हैं, हम लोगों को खुद से ही करना होगा। और जितने भी हमारे प्रबंधक यहाँ पे हैं, फीस हमारा स्कूल है, हमारे ही पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लें। सरकार जैसे जैसे जो भी आदेश करती है वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को खुद से अपना देखना होगा। यही एक निष्कर्ष लास्ट में निकला कि जो चीजें हैं उनको हम स्वयं से करें, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेते हुए उस पर भी ध्यान रखते हुए कार्य करें, और अपने पेरेंट्स को खुद से फोन करें और खुद से उससे रिक्वेस्ट करें, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो वही एक तरीका है। बाकी जो शासनादेश है या गवर्नमेंट, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो हमारे विचारों को अपने मंत्रालय में, जो अन्य मंत्रालय हैं उनसे बात करेंगे। हम एक प्रत्यावेदन उनको अपनी तरफ से दे देते हैं, और दूसरा उन्होंने परिवहन विभाग के लिए जो कहा है वो भी एक प्रत्यावेदन दे देते हैं। कितनी हेल्प हमको गवर्नमेंट करती है ये आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आए, आपने आज एसोसिएशन में आके अपनी सहभागिता दी, और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने लगभग दे दिया होगा, और जो रह गए हैं वो अपने से ही मैनेज करें, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ ही हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, सब कुछ अपना है, तो अपने हिसाब से इसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबको अनम्यूट भी कर देता हूँ। शानदार कार्यक्रम कराने के लिए अध्यक्ष जी बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, जो अपनी बात कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। अध्यक्ष जी शानदार कार्यक्रम कराने के लिए बधाई आपको। सर मेरा एक सवाल था माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब तो नहीं सुने, आप ही इस पे बात कर लीजिए। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है बसों का फाइनेंस को लेकर के, उनके द्वारा नोटिस भेजी जा रही है कि बसें हम लोग खिंचवा लेंगे किस्त न जमा होने के कारण। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने तभी काफी चीजों पे कह दिया है। सर बैंकों को कुछ तो दिशा निर्देश, हम बसें दे करके तो हर जगह सहयोग कर रहे हैं, हमें समय तो दिला है। इसके बारे में बता दें, ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, ये भारत सरकार की तरफ से गवर्नमेंट। आरबीआई सर इस पे निर्णय लेगा मोरेटोरियम के लिए। इस पे तो कुछ भारत सरकार ही मोरेटोरियम के लिए निर्णय ले सकती है। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जो कहना था वो तो कह दिया, तो आप साल में बच्चों आके साइकिल से बच्चे योगी दम है